अनुराग कश्यप का जो एक स्टेबल है ना, उससे जो निकलते हैं उसमें ये ड्रॉबैक आपको नजर आता है। मुख्य कहानी जेल प्रशासन, जेल स्टाफ, ये सब तो एक क्रिएटिव लिबर्टी। हाँ, वो एक्सपीरियंसेस करेक्ट हैं, वो इन्वेंटेड नहीं है। जेलर्स का पहले तो एक दूसरे को थ्रोइंग देम अंडर द बस, लेकिन बाद में फिर लुकिंग आफ्टर देम, वो एक रिश्ता। किसी का टेंसाइल कितना होगा और गले का साइज, ये सारी चीज़ें वो बताई जा रही थी। वो लाइव पहली बार लोगों ने फांसी के अराउंड की जो दुनिया है उसको देखा था। मकबूल भट्ट के केस में जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के आरोप हैं। नोबडी इन इंडिया इन अर्ली 80s यूज्ड टू कॉल जर्नलिस्ट मीडिया वाले, प्रेस वाले कहते थे, क्योंकि तब मीडिया नहीं था। एकदम सही। आई थिंक ग्रेट पीस ऑफ राइटिंग बाय सत्यांशु एंड अर्केश बोथ, इन्होंने इसको क्रिएट किया, यानी पूरा एक जेल डायरी को कहानी में पिरोना। इट्स नॉट इजी थिंग। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं सौरभ कुमार शाही और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड ऑफ द रेड माइक सिनेमा। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज की जो नेटफ्लिक्स पर पिछले कुछ दिनों से छाई हुई है, लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, उसको देखा जा रहा है। एक किताब पर आधारित है जिसका नाम है ब्लैक वारंट। तिहाड़ जेल, दिल्ली का बहुत मशहूर जेल है तिहाड़ जेल। उसके अंदर सन 80 के दशक में क्या क्या होता था, कैसे होता था, उसको लेकर के एक ये वेब सीरीज सामने आई है। कितना असलियत है, कितना फिक्शनलाइज्ड है, मतलब नाट्य रूपांतरण कितना है और कितनी ग्रिपिंग ये सीरीज है, इसी सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। शाही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे ख्याल सीरीज आपने भी देख ली है, हमने भी देख ली है। सबसे पहले तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन बताइए। देखिए, विक्रमादित्य मोटवानी की जो सीरीज़ होती है उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिफरेंट होती हैं बाकी लोगों से, क्योंकि ही हैज़ इमर्ज्ड एज अ वेरी, हाउ टू से इट, थिंकिंग मैन्स डायरेक्टर। उनकी जुबली देख लीजिए या जो पुरानी फिल्में उन्होंने की है वो देख लीजिए, तो आपको लगता है कि वो एक मेन स्ट्रीम स्पेस में कुछ डिफरेंट देते हैं। ये भी नहीं है कि वो कोई पैरेलल सिनेमा टाइप का कोई मामला है कि वो अलग है और उसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा वो नहीं, एक स्टिफ अपर लिप वाले लोग देख रहे हैं, वैसा भी नहीं है। मेन स्ट्रीम में आता है और मेन स्ट्रीम के अंदर वो कुछ डिफरेंट आपको ऑफ़र करते हैं, चाहे उड़ान हो या अब जो भी उसकी उनकी वो देख लें। तो एक एक्सपेक्टेशन तो थी। किताब काफ़ी पहले आ चुकी थी और जब आई थी तो आपको याद होगा उस ज़माने में इन्होंने सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू दिए थे दूसरे चैनल्स में भी और तमाम जगहों पे। तो क्या किताब में है वो तो मोटा मोटी लोगों को पता था। हालांकि किताब जो लिखने का तरीका था वो एनेक्डोटल है। उसमें हर चैप्टर में आप एक इंडिविजुअल को या एक केस को उठा रहे हैं और उसने कैसे अपना टाइम व्यतीत किया है जेल के अंदर में, उसको लेके आप चल रहे हैं। तो मतलब एक कोई आर्क जैसी कोई चीज़ उसमें नहीं है, स्टोरी जैसी, क्योंकि उस लिहाज से लिखी भी नहीं गई है ना, कि उनको तो ही नहीं पता था कि ये सीरीज़ बन जाएगी। तो जाहिर है कि उन्होंने एक्सपीरियंस, जैसे नोटबुक लोग कोई लिखता है उस तरह से लिखी गई है। और लेकिन उसमें ये ज़रूर था कि कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ जो इंडियन मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट रहे हैं, चाहे वो मकबूल भट्ट हो, चाहे वो रंगा बिल्ला हो, चाहे वो चार्ल्स सोवराज हों, उनके बारे में उनको करीब से देखा, जाना। तो जाहिर है कि कुछ ऐसी चीज़ें उनके बारे में बताई जो जनरली लोगों के पास बाहर नहीं आती है। मतलब मीडिया की रिपोर्टिंग तो एक अलग तरीके की होती है ना, वो उतना उसमें पर्सनल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता नहीं है। फिर एक्सेसिबिलिटी की भी प्रॉब्लम है, वो जेल में है तो कितना बार रिपोर्टर जाएगा और कितना एक्सेस आपको मिला है, तमाम चीज़ें। लेकिन तो उस किताब, जाहिर है किताब भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी और काफ़ी अच्छा कवरेज उस ज़माने में उसका हुआ था। अब इस सीरीज़ में उसी को अडेप्ट किया गया है। तो जाहिर है कि इंसिडेंट्स, जो ब्रॉडर इंसिडेंट्स हैं वो ट्रू इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो रंगा बिल्ला से रिलेटेड हो, मकबूल भट्ट से रिलेटेड हो, चार्ल्स सोवराज हो, ब्रॉडर इंसिडेंट करेक्ट हैं। उसको लेकिन उसके अराउंड जो कहानी का ताना बाना एक जो बुना गया है कैरेक्टर को लेके, उनके आर्क्स डेवलप किए गए, इन्वेंट किए गए हैं, वो जो इसके को राइटर हैं और को क्रिएटर हैं सत्यांशु सिंह, उन्होंने वो कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं अपनी तरफ से। उसमें कई कैरेक्टर्स कंपोजिट हैं, यानी अगर आप इसमें
जिनके अराउंड ये स्टोरी चल रही है, उनके दो दोस्त हैं, उनके एक सीनियर हैं तोमर साहब, उनके दो, जैसे मुख्य किरदार इसमें एक जेलर है जो बेरोजगारी को चीट करते हुए एक नौकरी मिली, बतौर जेलर मिली, बहुत क्लियरली टेम्परामेंट नहीं है। हाँ। और मुख्य सूत्रधार इस कहानी का वही जेलर है। बिल्कुल। उसका एक बड़ा अनअज्यूमिंग सा कैरेक्टर है, अनजेलर लाइक, न चीख सकता है, हाइट में भी छोटा है, गाली नहीं दे सकता, तो जेल में क्या करेगा, रिजेक्ट भी हो जाता है, लेकिन फिर आ भी जाता है और फिर वो सारी चीजें देख रहा है। बिल्कुल। और तो ये उनके दो कुलीग हैं। हाँ। जो तो जाहिर है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो तो वो रियल कैरेक्टर है, क्योंकि उन्हीं की बायोग्राफी, उन्हीं का मेमोयर है ये। लेकिन उनके अराउंड जो दो उनके कुलीग और जो दो जेलर हैं वो कंपोजिट कैरेक्टर्स हैं, यानी वो अपने आप में वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उस तरह के तमाम और जेलर्स दिल्ली में रहे हैं तिहाड़ जेल। तो मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट दिस वेब सीरीज ट्राइड टू डू, एक मुख्य जेलर कैरेक्टर जो अपनी कहानी बता रहा है और उसके इंप्रेशन अलग अलग जेलर्स या बॉस या उन सबको जो अलग अलग होंगे, उनको इस वेब सीरीज ने लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको एक कैरेक्टर का शेप दे दिया। जैसे एक तोमर साहब हो गए, बिल्कुल। हो सकता है एक्चुअली में ना एग्जिस्ट करते हो, लेकिन वो इंसिडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कई तोमर साहब रहे होंगे अलग अलग नाम, जिसको एक आदमी बना दिया गया, तो वो एक्सपीरियंसेस करेक्ट हैं। तो एक क्रिएटिव लिबर्टी। हाँ, वो एक्सपीरियंसेस करेक्ट हैं, वो इन्वेंटेड नहीं है। कैरेक्टर जो कंपोजिट कैरेक्टर है, जाहिर है कंपोजिट वर्ड का मतलब ही होगा कि इन्वेंटेड है। करेक्ट। करेक्ट। अब आइए बात करते हैं जो जेल में जिस तरीके से इनमेट्स रह रहे थे। ये एक बात किसी से छुपी नहीं है कि जेल में एक पैरेलल दुनिया चलती है, लेकिन जब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, तिहाड़, हाई सिक्योरिटी, उसमें जैसे कि इस सीरीज़ में भी है कि बाहर तमिलनाडु पुलिस, कि इनकी भाषा ही समझ में ना आए, उसके बाद अंदर एक और राउंड पुलिस, फिर एकदम अंदर का जुरिस्डिक्शन किसी और का, और जेल की पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल इकोसिस्टम, और कैसे जेलर्स भी उससे प्रभावित हैं। चार्ल्स शोबराज की फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल जेल के अंदर, त्यागी गैंग जेल के अंदर, उनका अलग वर्चस्व, सरदारों का गैंग, वो उनका अलग वर्चस्व, इसके अलावा एक और गैंग, हड्डी गैंग, आपस में सब एक दूसरे से लड़कट मर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा ठाकुर हैं। मतलब हाँ, कास्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना। जब आप त्यागी गैंग कहते हैं तो जाहिर है कि सारे मेंबर्स त्यागी नहीं हैं, लेकिन त्यागियों का वर्चस्व उस गैंग में है और सरदारों का है। और वैसे जो हड्डी गैंग है उसमें जो सरनेम उसमें सुनाई दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये ठाकुरों का गैंग रहा होगा। तो वो भी एक उनके बीच के इंटरेक्शंस जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जेल का डिपिक्शन नॉर्मली जो इंडियन फिल्म में होता है, एक तो वो बड़ा सैनिटाइज्ड होता है, बहुत ज़्यादा सैनिटाइज्ड होता है। मतलब एक तो सैनिटाइज्ड बोथ सेंस में, एक तो फिजिकली ज़्यादा सैनिटाइज्ड होता है, साफ़ सुथरा सा आपको लगे। जेल वैसे होते नहीं है आपको, जहाँ ओवर क्राउडिंग होगी 2.5 गुना। मैं अभी चेक कर रहा था इस सीरीज़ के बाद कि इवन एज वी स्पीक तिहाड़ में कितना ओवर क्राउडिंग है, तो कैपेसिटी से 2.5 से 3.25 गुना ज़्यादा लोग तिहाड़ में। सोचिए तो तिहाड़ है, और जगह क्या होगा? हाँ। जो बाकी अब छोटे शहरों में क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो जाहिर है कि अब एक टॉयलेट जहाँ एक आदमी के लिए अगर बना हो, वहाँ 3 आदमी उस टॉयलेट को यूज करेगा, तो वो सैनिटाइजेशन जो है वो रियल और मेटाफर दोनों के सेंस में आप देख सकते हैं ना, कि आप जो उसका डिपिक्शन कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो एक चीज़ इसमें मुझे ये सही लगी कि सैनिटाइज्ड वर्जन नहीं है। जेल जैसे दिखते हैं या जैसा तिहाड़ जेल एटलीस्ट दिखता है, वैसा उसको बनाने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट हो सकता है कि कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसमें जहाँ पे वो टॉयलेट्स और तमाम चीज़ें दिखाते हैं, वो प्रोबेबली वो कुछ ज़्यादा ही सही तरीके से डिपिक्ट कर दिया गया। हो सकता है कि अनपैलेटेबल हो कुछ दर्शकों के लिए। बट ये देखिए, ये जब वेब सीरीज़ आजकल बनती हैं तो उसमें बहुत खुल करके इन सब चीज़ों के बारे में बोला, लिखा, किया जाता है। एक चीज़ जो मुझे इस वेब सीरीज़ के बारे में अच्छी नहीं लगी, मैं आपको वो बता दूं। देखिए, एक लाइलाज बीमारी हो गई है, ख़ास तौर से इंटरनेट पे, OTT पर जो वेब सीरीज़ आती हैं उसमें, कि जब तक आप गालियाँ ना ठूंस दें तब तक डिपिक्शन रियलिस्टिक नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग अपने जीवन में गाली नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन
ज़बरदस्ती की दी हुई गाली वो बहुत ही अननेचुरल लगती है, और वो कई जगह इस सीरीज में बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो डायलॉग की तरह डिलीवर की गई है। गाली देना भी एक एटीट्यूड का प्रतीक है, जी जी बिल्कुल। और वो एक एटीट्यूड की तरह ही दी जाती है। यहाँ ऐसे लग रहा था कि वो एक डायलॉग पढ़ा जा रहा था जी। जो अननेचुरल लगा फ्रैंकली। देखें, लार्जली मुझे लगता है कि ये अनुराग कश्यप का जो एक स्टेबल है ना, उससे जो निकलते हैं उसमें ये ड्रॉबैक आपको नज़र आता है। सबको पता है अनुराग कश्यप वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स हैं इंडिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने लिख के और डायरेक्ट करके सिनेमा स्केप को इस देश में बदला है, आई थिंक वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू द थिंग्स विच वर वॉचिंग इन 90s। उससे जो उन्होंने डिपार्चर दिया। लेकिन ये क्रिटिसिज्म दूसरे भी करते हैं, और हम आप सब ये देखते हैं कि एक चीज़ ये होता है कि उनके स्टेबल से जो निकले हुए डायरेक्टर होते हैं ना, जो उनके असिस्टेंट रहे हैं या उनसे सीखते हैं या उनके दे लुक अप टू हिम, उनमें ये चीज़ दिखता है कि उनको लगता है कि जब तक बहुत ज़्यादा गाली ना दे दो तो उनको लगता है कि ये एक मार्कर है रियलिस्टिक उसका, विच आई डोंट अग्री। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप गाली दीजिए, हाँ। लेकिन जैसे कि हमने बोला, गाली एक एटीट्यूड में दी जाती है। जैसे जब अगर सड़क पर भी आप अगर गाली गलौच देखें तो वो एक बेतुकी ही सही, लेकिन वो एक तरीके से दी जाती है। यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे गाली नहीं दी जा रही थी, एक डायलॉग पढ़ा जा रहा था। ऐसे नहीं होता है, तो देयर आई फेल्ट वो अननेचुरल था। बिल्कुल। वो अगर आप अवॉइड भी कर देते तो द सीरीज वुड हैव कैरीड थ्रू। हाँ, मतलब वो सीरीज में कुछ ऐड नहीं कर रही हैं गालियाँ। बिल्कुल। पहली बार आपने किसी को गाली दे दिया तो आपने वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया कि ये आदमी इसके ऊपर है, ये मातहत है कि इसको गाली से संबोधित कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर लाइन में उसको उसी से संबोधित करें। आपने एक इक्वेशन एस्टेब्लिश कर लिया एज अ डायरेक्टर, आपने बता दिया लोगों को कि ये चीज़ है, तो वो दिखती है वहाँ। लेकिन जेल में लोगों के रिश्ते अच्छे और बुरे, उसको मुझे ऐसे लगता है बहुत बहुत अच्छे तरीके से, रियलिस्टिक है या नहीं मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया। जैसे गैंग्स और जेलर्स के बीच का रिश्ता, बिल्कुल। मेरा आदमी नहीं मरना चाहिए, देख लो आपस में लड़ कट मरो, जो करना है करो, ठीक है, वो बार बार बोलना। इसके अलावा जेलर्स का पहले तो एक दूसरे को थ्रोइंग देम अंडर द बस, लेकिन बाद में फिर लुकिंग आफ्टर देम, वो एक रिश्ता। जो चार्ल्स शोबराज बने हैं, उन्होंने एक जेलर की नियुक्ति करवा दी पहले ही सीन में और पहले ही उसमें, वो एक रिश्ता। कैसे वो कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, और स्टोरी शुरू चार्ल्स शोबराज से हो रही है, खत्म चार्ल्स शोबराज से हो रही है, और वो बीच बीच में वो कैमियो की तरह आते रहते हैं, इधर उधर से कुछ कुछ अपना करते रहते हैं। तो ये जो एक्टर जो है, हाँ, उसने कमाल का काम किया, सिद्धांत गुप्ता। आई थिंक अब वो इनके स्टेबल का हिस्सा हो गए, क्योंकि जुबली में भी थे और उसमें भी वो राज कपूर का फिक्शनलाइज कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे। करेक्ट। और यहाँ भी जिस तरीके से वो कैरेक्टर में एंटर करते हैं, आई लाइक डैट कि वो जो क्लिप्ड एक्सेंट यूज करना और उससे बाहर नहीं निकलना एक सेकंड। किसी भी सीन में आपने नोटिस किया होगा कि वो जो एक्सेंट उन्होंने पकड़ा है उससे बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब ज़रा सा और वो फ्लैम्बॉयंस भी ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती का है, वो बड़ा नेचुरली उनके बॉडी लैंग्वेज में वो आ रहा है। जैसे अगर ये बॉलीवुड होता तो चार्ल्स शोबराज के आते ही पीछे एक 80s का गाना बजा था ऐसे करके, और वो ये सब नहीं है इसमें। तो वो आ रहा है, गिमिक्स नहीं है। चार्ल्स शोबराज आते हैं तो वो अपना वो उस तरीके से आई वांट दैट टू बी डन ऐसे बोल के बस निकल जाता है। तो ये सटलिटी है, और वो सटलिटी फ्रैंकली अच्छी लगती है इस वेब सीरीज के बारे में। यहाँ पर रियलिस्टिक लगती है बिल्कुल किस तरीके से। और भी कैरेक्टर्स जिनके, जैसे अगर आप, ये तो फर्स्ट सीज़न है, जाहिर इसके और भी सीजन्स आएंगे। जिस तरह से हिट हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी आएगी, क्योंकि किताब तो बहुत आगे तक की लिखी गई है। और अगर आप इसमें देखें तो ये ब्रॉडली 79 से 84 तक ये कवर हो रहा है, ठीक है। कुछ अब इंसिडेंट 77 के भी हैं, पर वो फ्लैशबैक में है। तो ब्रॉडली 79 से अगर 83-84 तक है, तो इसका मतलब है इसमें गुंजाइश अभी है आगे और सीजन्स आने की। तो इस सीज़न के जो बड़े कैरेक्टर्स हैं, जो रियल कैरेक्टर्स, हम अभी उनकी बात कर रहे हैं। तो जैसे ऑफ कोर्स हमने वी टॉक्ड अबाउट चार्ल्स शोबराज, रंगना बिल्ला, और मुझे लगता है कि सेकंड एपिसोड जो इसका है
उसकी काफ़ी लोग अलग से उसकी इस बात की तारीफ़ कर रहे हैं कि जिस तरह से जो फांसी के सीन्स इसमें यानी पूरा सीन जो क्रिएट किया गया है। नहीं, मुझे तो राइट फ्रॉम द पॉइंट जब जल्लाद एंट्री मारता है तिहाड़ जेल में तो और उसका जैसा स्वागत करते हैं। हाँ, मार लड्डू खिलाए जा रहे हैं और वो जो रस्सी होती है उस पर कैसे तेल लगाया जा रहा है, केला भी इनफैक्ट रस्सियों पे मथा हुआ केला लगाया जाता है। हाँ, वो भी सीन में है एक्चुअली, दिखाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये कोई बहुत डिपार्चर नहीं है। अर्ली कॉलेज में थे तो उस ज़माने में आपको याद होगा वो फांसी पड़ी थी उधर बंगाल से, मैं उसका नाम भूल गया, किसी की बहुत सालों बाद किसी की फांसी हुई थी। और ये वो टाइम था जब टीवी मीडिया नया नया मतलब अभी अपने पंख फैला रहा था। तो ये दिन भर उसका कैसे स्वागत होना, वो केले को कैसे मथा जा रहा है और रस्सी का टेंसाइल कितना होगा और गले का साइज़, ये सारी चीज़ें वो बताई जा रही थी। वो लाइव पहली बार लोगों ने फांसी के अराउंड की जो दुनिया है उसको देखा था। तो उसको रिक्रिएट किया गया है। तो दोज डिटेल्स, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो मैंने नोटिस किया कि ये वही डिटेल्स है जो हम आपने देखा अर्ली 2000s में, जो न्यूज़ में आप जो कवर करते हुए देखते थे, वो चीज़ आई। और इनफैक्ट फांसी के सीन जिस तरह से बनाए गए हैं, वो मुझे वो एक चीज़ अच्छी लगी कि खासकर रंगा बिल्ला वाले में, अब मैं वो नहीं कहना चाहता लास्ट में क्या होता है क्योंकि दर्शक खुद देखेंगे, लेकिन वो जिस तरह से वो डिपिक्ट किया गया है वो मतलब वो फांसी से ग्लैमर निकाल देता है। ये जो होता है ना, बहुत लोग, आपको पता होगा जब फांसी होती है तो लोग अप्लाई करते हैं कि हम देखना चाहते हैं, पीपल एक्चुअली अप्लाई कि हम देखना चाहते हैं, सिविलियंस। तो वो उसको ना उसने इस तरह से डिपिक्ट किया है कि उसमें कुछ देखने का कोई चीज़ नहीं, मतलब वो एक आपको अंदर से एक मतलब उल्टी आ जाएगी जो कैरेक्टर को आती भी है। जेलर साहब जो हैं वो उल्टी करते हैं। एक जेलर साहब को उसमें उल्टी आती भी है। वो अच्छा, उसमें एक जेलर साहब ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या फांसी अवॉइड की जा सकती है नहीं, उसको ले करके, और ख़ास तौर से इनमेट्स। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वापस हम इन कैरेक्टर्स पर आएंगे, ख़ास तौर से जिनको फांसी, जिनका ब्लैक वारंट साइन हुआ है, बहुत सारे ऐसे इनमेट्स अंडर ट्रायल्स इस तरीके के जेल में रहते हैं, उनके लिए एक कानून की व्यवस्था कि वो उनको लीगल एड मुहैया कराई जाए, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को अपील करेगी। बिल्कुल, बिकॉज दिस इज द रियलिटी। अगर आज की डेट में आप अंडर ट्रायल्स कम कर दें या हटा दें तो आपके जेल एक्चुअली थोड़ी बेहतर स्थिति में हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप बुक जिनके मेमोयर पे है, जो जेलर हैं गुप्ता साहब, उनकी तिहाड़ में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने ये लीगल सेल वहाँ पे लगाया था। दिस इज़ अ रियल उनका अचीवमेंट है कि उन्होंने ये सेल वहाँ पे क्रिएट किया। और जैसा उसमें एक सीन है जिसमें वो कहते हैं कि एक लॉयर आता है और कहता है दिस इज़ वेरी ट्रेजिक, दिस गाय डज नॉट नो कि इसका बेल बॉन्ड कितने पे सेट हुआ है। हाँ, लीव अलोन अरेंजिंग मनी, वो कुछ पिफलिंग अमाउंट था। हाँ, बोला कि दिस इज सो ट्रेजिक दैट द गाय डज नॉट नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बेल बॉन्ड। तो अब वो ज़बरदस्ती उसमें वक्त गुजार रहा, वो बाहर निकल सकता था, ही कुड हैव बीन अ फ्री मैन। तो वो चीज़ तो अचीवमेंट एक्चुअली इन जेलर साहब की है, इन्होंने ये तिहाड़ में सबसे पहले किया था। तो वो कैरेक्टर में एक्चुअली कैरेक्टर आर्क भी इस तरह से डेवलप किया गया है कि उनको दिखाया गया है ना कि ही इज़ नॉट लाइक, जैसा आपने कहा, ही इज़ नॉट जेलर लाइक। तो वो एक आउटसाइड व्यू लेके आते हैं ना, वो एक एम्पैथी जो है वो साथ में वो एम्पैथी लेके आते हैं। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छे से दिखाई गई है कि जेल की जो वो रियलिटी है, ये तो गैंग वॉर और ड्रग्स का आना और ये तमाम चीज़ तो होती ही है, लेकिन दैट रियलिटी की जिसमें हज़ारों हज़ार लाखों लोग इस तरह के जेल में हैं जिनको कि बेल बॉन्ड पोस्ट नहीं होने के कारण बाहर मिल गए हैं, पड़े हुए सड़ रहे हैं वहाँ। लेकिन मुझे एक सीन जो इसमें बहुत ही बढ़िया लगा, जब जेएनयू के छात्र पहुंचे जब मतलब 80s में भी जेएनयू सरकार के लिए एक बवाल था, है? वो इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कुछ छात्र वहां पर जाते हैं, आंदोलन कर रहे होते हैं उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ, और उनको तिहाड़ जेल भेजा जाता है और उसके बाद उनके परिजन उनसे मिलने आते हैं। और एक दिन एकदम से एहसास होता है जेल स्टाफ को कि ये तो 100 से ज़्यादा इनमेट्स ही निकल गए,
मतलब कैसे, कहाँ से फांद के निकल गए, कैसे निकले। और वो जो सीन का डिपिक्शन है, जैसे अभी शाही साहब भी कह रहे थे, हम आपके लिए वी वोंट स्पॉइल इट फॉर यू, लेकिन वो उस जेल से निकलते कैसे हैं, वो चीज शानदार, वो चीज जो दिखाई है, इट इज टू गुड। मतलब मैं एक्चुअली, वो एक एपिसोड था, पहले एक आधा एपिसोड में ऐसे लग रहा था यार ये तो स्पीड ठीक से पकड़ नहीं रही है ये वेब सीरीज, लेकिन इस तरीके के जब रंगा बिल्ला एग्जीक्यूशन जब आया और ये जेएनयू के छात्र वाला एपिसोड जब आया, तब बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट डेवलप हुआ इसमें सीरीज में। इनफैक्ट सेकंड एपिसोड में जब रंगा बिल्ला वाले एपिसोड में मुझे जो वो उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी दिखाया गया, वो भी बड़ा एक क्योंकि देखिए अगेन जब रिपोर्टिंग रंगा बिल्ला की हुई होगी, इतना डिटेल नहीं था कि मैंने जाके पुराने रिपोर्ट्स देखे। हालांकि कुछ जर्नलिस्ट भी जो हैं उनके नेम्स भी फिक्सलाइज किए गए हैं। एक बहुत मशहूर टीवी के जर्नलिस्ट हैं, उनकी माँ का नाम है लेकिन उनको उसको फिक्सलाइज किया गया है। बट मैंने वो रिपोर्ट्स पुराने पढ़े थे, इतनी डिटेल्स उसमें थी नहीं। तो वो दिखाना कि रंगा और बिल्ला दोनों कह रहे हैं कि हम इसमें नहीं थे, दूसरा शामिल था। ये तो हमारे दर्शक जानते हैं, इसलिए इसमें तो कोई स्पॉइलर नहीं है, सब जानते हैं रंगा बिल्ला केस क्यों फांसी दी गई थी दोनों की। लेकिन उनका जो वो रिलेशनशिप है और दोनों मौत को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। फांसी दोनों को होनी है, एक बार होनी है, एक ही जगह एक ही दिन होनी है, लेकिन वो अप्रोच कैसे कर रहे हैं। एक कैसे रिज़ाइन टू फेट है, एक कैसे बिल्कुल विड्रॉ हो गया है और वो हाथ पांव भी मार रहा है। तो ये भी चीज़ें कि भाई जेल के अंदर उसके जब आपको ब्लैक वारंट आपका साइन हो गया और आपको फांसी की कोठी में, क्योंकि फांसी का जो सेक्शन होता है किसी जेल में अलग होता है, हाँ। तो उस कोठी में जैसे आपको डाला गया तो वो तो फिर वो जो हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं फेत अकम्पली वाली बात हो जाती है। तो उस फेत अकम्पली को लोग कैसे लेते हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई नहीं चिल्ला रहा है, कोई विड्रॉ हो जा रहा है, कोई डिप्रेशन में चला गया है, कोई अब मकबूल बट वाली जो एपिसोड है, जाहिर है कि जिस तरह से रंगा और बिल्ला अप्रोच कर रहा है फांसी को, क्योंकि रेप और मर्डर का क्राइम है। मकबूल बट के केस में जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के आरोप हैं कि उन्होंने मारा एक एजेंट को, इंडियन पुलिस उसको, उसका अप्रोच फांसी के फंदे पे जाने पे। इनफैक्ट वो अगर आप किताब पढ़ेंगे तो ये जो सेगमेंट उसमें काफ़ी उन्होंने बात की है जेलर साहब ने कि मकबूल बट के साथ उनके क्या रिलेशनशिप थे, क्या वो बैडमिंटन भी खेलते थे और तमाम इस तरह की चीज़ें। और लेकिन वो जो अप्रोच है, तो सिर्फ फांसी कहने से फांसी नहीं है, हर का फांसी अलग है एक दूसरे से। कैसे उसको अप्रोच कर रहा है कोई एक कैरेक्टर और कैसा दूसरा कैरेक्टर उस फांसी को कैसे अप्रोच कर रहा है, उसमें फ़र्क दिख रहा है। और वो सीरीज़ में उन्होंने दिखाया भी, अच्छे तरीके से दिखाया है। तो मैं ये अब दो और आखिरी बात, एक तो ये कि किताब का फोकस और वेब सीरीज़ का फोकस, क्या आपको लगता है वो सेम है या वो अलग अलग है? क्योंकि जहाँ किताब जेल में बंद लोगों की कहानी ज़्यादा थी, ये वेब सीरीज़ ऐसे लगता है कि एक जेलर का पर्सपेक्टिव, जेल प्रशासन, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करती है। एक कैशियर जो कुछ एक्सपोज करने चले जाते हैं, कंबल कांड को एक्सपोज करने जाते हैं, तो इसमें ऐसे लगता है जैसे कि जो इनमेट्स हैं, जो जेल में बंद हैं, उनकी कहानी बैक स्टेज पर है, मुख्य कहानी जेल प्रशासन, जेल स्टाफ, ये सब है। जी, वो इनफैक्ट राइटर्स का ये कहना है कि बिकॉज वो एनेक्डोटल टाइप की लिखी हुई है, तो उनको ये लगता है कि अगर आप 7 एपिसोड तक कोई चीज़ जा रही है तो आपने अगर एक कैरेक्टर आर्क नहीं डेवलप किया तो उसके अराउंड आप सिर्फ कहानी नहीं बना सकते, वरना वो ऐसा लगेगा कि उसके बीच का स्पाइन गायब हो गया है। तो आई थिंक दैट इज़ देयर आइडिया कि अगर फोकस जेलर साहब पे रखें, बिकॉज जेलर जो हैं और उनके जो दोस्त हैं और उनके जो सीनियर्स हैं, दीज आर द कैरेक्टर्स जो सब एपिसोड में हैं। तो अगर आप उसके अराउंड बाइंड करते हैं तो इसलिए ये वो चीज़ उसमें नज़र आती है कि उनके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी जो है फिक्शनलाइज किए गए हैं। अब जैसे राइटर्स का ये कहना है कि किसी ने ऐसे ही किसी लड़की ने कॉल किया और जेलर साहब ने उठा लिया और उनसे दोस्ती हुई, दैट इज़ देयर इन द बुक, लेकिन उस दोस्ती को जहाँ तक ये ले गए हैं दैट एलिमेंट इज़ फिक्शनलाइज। तो मतलब वो एक रियलिटी
उसमें है कैरेक्टर में, लेकिन उसको स्ट्रेच कर दिया गया है कि जाहिर है कि टीवी के लिए बना रहे हैं और उसके लिए बना रहे हैं। तो और मुझे क्योंकि इनिशियली ये लगा था कि अगर डायरेक्ट आप इसको अडेप्ट कर रहे हैं तो देन व्हाई आर यू फिक्सलाइजिंग द नेम ऑफ द जर्नलिस्ट। मतलब प्रभादत्त क्यों नहीं है, प्रतिभा सिंह या सिन्हा जो भी उसमें कैरेक्टर वो क्यों आपने किया है। बट देन आई रियलाइज कि जब एक बार आपने एलिमेंट ऑफ फिक्शन डाला है फॉर वट एवर रीजन, तो फिर वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है। फिर देन यू गो होल हॉग, फिर आप कई कैरेक्टर को फिक्सलाइज करते हैं या फिर आप कंपोजिट कैरेक्टर बनाते हैं कि ठीक है प्रभादत्त ने ये रिपोर्टिंग की, 5 जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया था रंगा बिल्ला का, जिसमें प्रभादत्त भी थी और तमाम लोग थे। तो फिर आपने एक सोचा होगा कि चलो ये 5 के एक्सपीरियंस अगर मिलाते हैं तो एक कंपोजिट बना दो। ये चीज़ लेकिन ये है कि अगर ये स्टोरी ऐसी की ऐसी बताई जाती तो अब ये एक डायरेक्टर्स डायलेमा भी है। ये एक जिसे कहते हैं एक कॉल भी है कि हम थोड़ा सा फिक्शनलाइज करेंगे, इसको कहानी का रूप देंगे, इसको ऐसे के ऐसे नहीं परोसेंगे। बिल्कुल उस तरीके से हमको एक तिहाड़ जेल ड्रामा बनाना है इसको, वो इन्होंने चीज़ की है। एक चीज़ जो मुझे मेरा जो इसमें मेजर क्रिटिसिज्म एक है, और वो मैंने राइटर को मैसेज करके बताया भी क्योंकि आई नो हिम, वो ये था कि जैसे आर्ट डायरेक्शन में हम एक चीज़ बोलते हैं पीरियड ऑथेंटिसिटी। जैसे आपने देखा उसमें गोल्ड स्पॉट, हमारे जो 35-40 से ऊपर के हमारे दर्शक होंगे उनको याद होगा हाँ कि गोल्ड स्पॉट क्या था, द जिंग थिंग। हाँ, तो गोल्ड स्पॉट वहाँ दिखाते हैं पीते हुए, तो उसको सिनेमा की ज़बान में हम लोग कहते हैं पीरियड ऑथेंटिसिटी। यानी आप जिस पीरियड को दिखा रहे हैं उसका डिपिक्शन आप ऑथेंटिक तरीके से कर रहे हैं। जैसे फोन ऐसे वाला होगा। हाँ बिल्कुल। और स्कूटर आपने बजाज सुपर आपने देखा, दिल्ली के उस पे जो नंबर होंगी वो सिंगल पुराने DLI DLH, क्योंकि कम गाड़ियाँ थी। तो वो तो आर्ट डायरेक्टर का काम है। तो एक जो मेरी क्रिटिसिज्म ये थी कि जो डायलॉग्स में ये पीरियड ऑथेंटिसिटी नहीं दिखाई गई है, क्योंकि ज़बान भी बदल रहा है ना। बहुत खूब। ठीक है। तो अर्ली 80s में जैसे मैंने उससे ये बात कही कि अब अगर आप नोबॉडी इन इंडिया इन अर्ली 80s यूज्ड टू कॉल जर्नलिस्ट मीडिया वाले, प्रेस वाले कहते थे, क्योंकि तब मीडिया नहीं था। एकदम सही। ठीक है। तो आप बार बार मीडिया वाले वर्ड यूज़ करें, दैट इज़ नॉट करेक्ट। अगर पीरियड ऑथेंटिसिटी से देखें, आपको प्रेस वाले कहना है। या जैसे मैंने एक छोटा सा और भी तो कई शब्द हैं इस तरह के, लेकिन एक और मैं दर्शकों के उसके लिए बता दूं कि अब वो बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो कहती है कि यू आर लुकिंग क्यूट। कोई नहीं बोलता था अर्ली 80s में कि क्यूट यू आर लुकिंग। ये बहुत ही लेट 90s की ये शब्दावली है जो आई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ दर्शकों को ये भी समझना चाहिए कि जैसे हमारे शब्द, हमारी लेक्सिकन सिनेमा में जाते हैं, सिनेमा भी हमें लेक्सिकन देता है और फिर वो वाइडर सोसाइटी में चली जाती है, तो हमें लगता है कि ये पहले से थी। जैसे ये कि तुम्हारी फटती है, ये कोई नहीं यूज करता था आज से 20 साल पहले। ये सिनेमा, ये बम्बैया सिनेमा से कुछ लिंगोज हमारे पास आई जो दक्षिणी उर्दू से बम्बैया सिनेमा में आई, बम्बैया सिनेमा से हमारे पास आ गई। ठीक है, हम उसको यूज करते हैं उस तरह से, तो वो रिवर्स भी होता है। अब उसको अगर आप डायलॉग में 80s में यूज कर रहे हैं तो वो, अब मैं निटपिक ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक नहीं, बट ये जब आप इस तरीके की चीज बना रहे हैं तो फिर आप उसको जितना ऑथेंटिक हो सके उतना आप बनाइए। और आपने बना दिया, आपने बहुत मुकम्मल काम किया, लेकिन जो आलोचना है मेरे ख्याल से वो भी सर माथे पर लेनी चाहिए। लास्ट में जाते जाते जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं से खत्म हुई। चार्ल्स शोबराज, आपने उस कैरेक्टर के बारे में जरूर बात की, लेकिन आपको लगता है कि उस कैरेक्टर को शायद उतना नहीं इस्तेमाल किया जितना कर सकते थे, या उसके बारे में जितना बता सकते थे। ही रिमेन्स एन एनिग्मा थ्रू आउट द सीरीज, कंटिन्यूअसली, कि जैसे कि वो इतना पावरफुल कैसे है, उसके पीछे की वजह क्या है, वो लास्ट में सबको लड्डू खिला करके फरार भी हो जाता है। हाँ, दैट इंसिडेंट एक्चुअली हैपेंड ना, वो लड्डू वाली, क्योंकि वो तो सब जानते हैं, पॉपुलर इसमें। मुझे लगता है कि प्रोबेबली ये एक चॉइस भी हो सकती है, क्योंकि इफ़ यू लुक एट द कैरेक्टर ऑफ, रियल लाइफ कैरेक्टर ऑफ शोबराज इटसेल्फ, ही इज़ वेरी लाइक एन एनिग्मा ना। पता ही नहीं है कहाँ था, इस जेल में था, यहाँ से निकल गया, उसमें ब्लैकमेल करता है, किसको कैसे मार रहा है। एक्टिंग पार्ट, एक्टर्स की भी बात कर लगते हैं लास्ट में कि किसने कैसा परफॉर्म किया है। पर्सनली मेरी नज़र में आई थॉट सिद्धांत गुप्ता वाज ब्रिलियंट एज शोबराज। आई ऑल्सो थॉट कि ज़िंदगी में प्रोबेबली पहली बार राहुल भट्ट को भी
उसके जिसको कह सकते हैं उसके कैलिबर का कैरेक्टर मिला है जो तोमर इसमें बनाया, एंड आई थिंक ही हैज़ परफॉर्म्ड रिमार्केबली वेल। बाकी कैरेक्टर्स भी ठीक हैं, एक्टर्स अच्छे हैं, मतलब कोई एबव एवरेज तो सभी हैं मोटा मोटी, लेकिन आई थॉट कि मुझे ये दो एक्टर्स पसंद आए अपने काम में। आपका लीड कैरेक्टर पे आपका क्या कहना है? आई डिडंट डिसलाइक हिम। नहीं, मेरा लीड कैरेक्टर पर जो जेलर बने गुप्ता साहब, वो शुरुआत में मेरा इंप्रेशन ये था कि ये तो बहुत ही अनइम्प्रेसिव टाइप पर्सनालिटी दी है इस कैरेक्टर को। ज़रूरत से ज़्यादा ही अनइम्प्रेसिव कैरेक्टर दे दिया है आपने कि बिल्कुल एकदम ही कंधे झुके हुए हैं, लीन बॉडी, इस तरीके से कैसे कोई जेलर बनेगा। लेकिन जब आप देखते हैं एक एपिसोड से दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, तो फिर वो उसका कमज़ोर दिखना वो आपको समझ में आता है कि ये जानबूझ के किया गया है, इसको इस तरीके से ही डिपिक्ट करना चाहते हैं, इस वजह से किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शुरुआत में पहले एपिसोड के बाद ये आलोचना ज़रूर थी मन में, लेकिन बाद में फिर वो इट ग्रोज ऑन यू, फिर आप वो वही एक्सपेक्ट करने लगे कि डिसेंट सा आदमी। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप किताब पढ़ें और उसके बाद सिनेमा, और उसके बाद इसके जिसको हम कहते हैं ना सिनेमा में कि माउंट कैसे किया गया है, तो आई थिंक ग्रेट पीस ऑफ राइटिंग बाय सत्यांशु एंड अर्केश बोथ। इन्होंने इसको क्रिएट किया, यानी पूरा एक जेल डायरी को कहानी में पिरोना, इट्स नॉट इजी थिंग। और डॉक्यूमेंट्री बनता तो इजी होता। वो गुप्ता जी ने किताब ज़रूर लिखी होगी, लेकिन उनके साथ हमारी एक पूर्व सहयोगी सुनेत्रा चौधरी, वो भी इसमें उन्होंने किताब में उसको किताब की शक्ल देने में उनकी भी एक भूमिका रही, और फिर किताब को एक वेब सीरीज की शक्ल देने में इन दो सत्यांशु एंड अर्केश इन्होंने उसको बनाया। एंड डिफरेंट इसमें एक और भी चीज़ है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, इंडिया के हिसाब से इट्स अ बिग डिपार्चर, लेकिन वेस्ट में ये होता रहा है। वेस्ट में क्या होता है कि कई फेमस सीरीज़ में इंडिविजुअल जो एपिसोड्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में आप जानते हो कुछ डायरेक्टर्स का अपर हैंड होता है फाइट सीन में, तो वो एपिसोड जिसमें वॉर्स या इस तरह की चीज़ें हैं वो कोई और करता है। किसी को जिसमें जो टेंस माहौल होता है उसको डिपिक्ट करना ज़्यादा अच्छा आता है, तो वो चीज़ यहाँ भी है। हालांकि मेजॉरिटी मेरे ख्याल से 2 या 3 तो खुद मोटवानी ने डायरेक्ट किया है, लेकिन सत्यांशु, अर्केश, अंबिका, इन लोगों ने भी इंडिविजुअल एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं। तो उससे भी एक चीज़ बनती है कि एक अच्छा ये डबल एज सोर्ड है, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही ग्रामर बिखर जाए। हर आदमी का अपना तरीका है, आपका ग्रामर अलग है, इसका ग्रामर अलग है, ये हो सकता है कि बिल्कुल बिखर जाए, लेकिन वो एक कॉन्टिन्यूटी दिखती है। अगर ये ना बताया जाए दर्शकों को, तो दर्शक ये नहीं समझेंगे कि 5-6 डायरेक्टर्स ने अलग अलग इसको डायरेक्ट किया है। तो वो एक बिग डिपार्चर है। आई थिंक इंडिया में तो मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में तो एटलीस्ट पहली बार मैंने देखा किसी सीरीज़ में हिंदी में इस तरह का। हो सकता है हो, मुझे ना पता हो, बट आई थिंक इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव ऑल्सो कि एक फ्लेवर उसमें आता है, जिसका जो अपर हैंड है वो उस एपिसोड को वो डायरेक्ट कर रहा है। और एक और जाते जाते बात, और वो ये है कि अब आपको अगर कोई अच्छी सीरीज़ जो लोगों में उसको वार्मली रिसीव की जाए, आप देखिए ये OTT ने ही ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है कि आप जामताड़ा जैसी सीरीज़, पंचायत जैसी सीरीज़, पंचायत में तो फिर भी बड़े सितारे थे, रिकग्नाइजेबल फेसेस थे, लेकिन आप कम पहचाने जाने वाले लोगों के साथ एक अच्छा काम और एक्सपेरिमेंट अब OTT के माध्यम से कर सकते हैं, और वो लोग उसको रिसीव भी करेंगे। आपको बहुत बड़ा सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कहानी में जान है, आप कहानी अच्छे से बता रहे हैं, तो लोग उसको भी वेलकम करेंगे और रिसीव करेंगे, जो कि इस केस में उन्होंने किया भी। सर हमारे टीनेज ईयर में ये बन ही नहीं सकते थे, इतनी अच्छी चीज़ें कहाँ बनती थी। नहीं, लेकिन टीनेज तो नहीं, लेकिन उस समय का जो दिल्ली का डिपिक्शन है 80s का, क्योंकि मैं दिल्ली में पला बढ़ा, पैदाइश मेरी दिल्ली की है, तो बहुत कुछ जो उसमें दिल्ली उस समय का दिखाया गया है उसका कुछ स्मरण है मन में। आई हैव अ मेंटल इमेज ऑफ दिल्ली फ्रॉम दैट टाइम, तो वो बड़ा अच्छा लगा बिल्कुल उसको देखने में।
बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब हमारे साथ। ये था द रेड माइक सिनेमा का एक एपिसोड। आप लोग भी देखिएगा वो वेब सीरीज़ और फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।